हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। इस पेपर से कई सारे क्वेश्चन आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे। ठीक है गाइस, पूरी बुक से जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस ये वीडियो आप एंड तक देखें। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है और ये आपको पता है कई बार क्वेश्चन आज किया गया है बोर्ड एग्जाम में कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच कैसी होती है? फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन मिला है इकाई से अधिक, सेकंड है इकाई से कम, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है शून्य, और नेक्स्ट है अनंत। तो हम सबको पता है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की जो कीमत लोच है वो होती है इकाई से अधिक। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, इकाई से अधिक विलासिता की वस्तुओं की मांग की जो कीमत लोच है वो कैसी होती है? इकाई से अधिक होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये भी गाइस आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रभावी मांग का संबंध इसी के साथ अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रभावी मांग का संबंध है किससे? है जेबीसे से, अल्फ्रेड मार्शल से, नेक्स्ट है पीगू से, और यहाँ पर 4 नंबर पर है कीन्स से। तो प्रभावी मांग का संबंध किससे है? जेबीसे से। ध्यान रखना है आपको, अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, और प्रभावी मांग का अगर संबंध पूछा जाए तो वो है जेबीसे से। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि उत्पादन का अर्थ है। तो उत्पादन का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है उपयोगिता की हानि, और इसके बाद सेकंड ऑप्शन है उपयोगिता का विनाश, इसके बाद नेक्स्ट है उपयोगिता का सृजन, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उत्पादन का अर्थ है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर दिया गया है थर्ड, उपयोगिता का सृजन, यानी उत्पादन का अर्थ क्या है? उपयोगिता का सृजन करना। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता में। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता में केवल एक फर्म होती है। सेकेंड ऑप्शन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद होता है। थर्ड ऑप्शन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? वस्तु विभेद होता है। और यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन है वस्तुएं समरूप होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर पर जो दिया गया है कि वस्तुएं समरूप होती हैं। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं कैसी होती हैं? वस्तुएं समरूप होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये तो आपका गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि चाय की कीमत में वृद्धि का कॉफ़ी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृद्धि होगी, कमी होगी, या फिर यथास्थिति बनी रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि चाय की कीमत में वृद्धि का कॉफ़ी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? चाय की कीमत में वृद्धि का कॉफ़ी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगी। यानी फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है G.R. हिक्स, सेकंड यहाँ पर दिए गए हैं A.H. हैंसन, नेक्स्ट है J.M. कीन्स, एंड गाइस इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं A.C. पीगू। आपको बताना है, आपको यहाँ पर बताना है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएंगे J.M. कीन्स, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक थे। कौन थे? J.M. कीन्स। क्लियर। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? क्या पूछा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब विशाल अर्थशास्त्र, बड़ा अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है लोक वित्त, सेकंड ऑप्शन है मुद्रा एवं बैंकिंग, और नेक्स्ट है विदेशी विनिमय, और यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन है मांग का नियम। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है।
तो यहाँ पर गाइस 4 नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है मांग का नियम, तो जो मांग का नियम है वो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय। तो राइट ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है? तो अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है? सरकार। नेक्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय बैंक। तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिक बैंक। और यहाँ पर 4 नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्था में साख सृजन का जो कार्य है वो कौन करता है? वो करती है व्यावसायिक बैंक। यानी यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है यही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राजस्व व्यय से क्या आशय है? अब यहाँ पर जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। तो राजस्व व्यय से क्या आशय है आप लिखोगे, पहले आपको हेडिंग डालनी है राजस्व व्यय। इसके बाद आपको लिखना है कि राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी होती है। ठीक है, तो राजस्व व्यय क्या गाइस, ये इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन मतलब उत्तरीय प्रश्न में आज किया जाता है। तो क्या लिखोगे कि राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मांग का नियम क्या है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो मांग का नियम क्या है यहाँ पर देख लीजिए, आप लिखोगे कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि से, यानी जब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग कम हो जाती है और उस वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, यही मांग का नियम है। यानी जब चीज़ें ज़्यादा महंगी होंगी तो उनकी मांग कैसी होगी? कम होगी। और जब चीज़ें गाइस मार्केट में आपको सस्ती मिलेंगी तो उनकी मांग कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही आपका मांग का नियम है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है, यानी चीज़ें हम कम खरीदते हैं, और उस वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। जब सस्ती होंगी तो ज़्यादा खरीदी जाएंगी, यही मांग का नियम है। ठीक है, इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन है कि अवसर लागत का अर्थ लिखिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि अवसर लागत क्या है। तो यहाँ पर आप लिखोगे अवसर लागत, ये क्वेश्चन भी आपका गाइस मतलब उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो अवसर लागत क्या है, यहाँ पर लिखोगे वस्तु x की 1 इकाई की अवसर लागत वस्तु y की त्यागी की मात्रा के बराबर है। क्या लिखोगे? वस्तु x की 1 इकाई की अवसर लागत वस्तु y की त्यागी गई मात्रा के बराबर है। ठीक है, तो अवसर लागत क्या है, इस तरह से आप इसका आंसर वहाँ पर लिख कर आओगे। इसके बाद आप देख सकते हो गाइस अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि सीमांत लागत किसे कहते हैं। तो चलिए देख लीजिए सीमांत लागत क्या है। सीमांत लागत हम किसे कहेंगे, आप लिखोगे किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे ही हम सीमांत लागत कहते हैं। किस तरह से लिखना है, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होगी उसे हम कहेंगे सीमांत लागत। ठीक है, इसी तरह से गाइस यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इसका आंसर लिखोगे कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कुल आय में वृद्धि तथा कुल उपभोग में वृद्धि के बीच संबंध स्थापित करती है। क्या लिखना है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कुल आय में वृद्धि तथा कुल उपभोग में वृद्धि के बीच
संबंध स्थापित करती है। और फिर इसका आपको फॉर्मूला लिखना है, नीचे आप लिखोगे MPC बराबर, यहाँ पर आपको लिखना है कि MPC बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा बाई, और इसको आपको ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब गाइस इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन है, उनको देख लीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है, इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आप तैयार करेंगे, पूर्ति एवं स्टॉक में क्या अंतर है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप तैयार करेंगे, सार्वजनिक वस्तु क्या है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है कि व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी बुक से, उनको आपने देखा। इसके बाद अतलग उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से तैयार करने हैं, उनको यहाँ पर आपने देखा। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और जो आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर देखिए। पहला प्रश्न गाइस आपको तैयार करना है कि सीमांत एवं प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप तैयार करेंगे। सेकंड यहाँ पर दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि वास्तविक प्रवाह से क्या आशय है, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद गाइस यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन मिला है कि पूर्ति की कीमत लोच का क्या अर्थ है। पूर्ति की कीमत लोच क्या है, पूर्ति की कीमत लोच का क्या अर्थ है, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हो दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व संक्षेप में लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व संक्षेप में लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉक, मोस्ट इंपोर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए, कई बार पूछा गया है। और उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मांग वक्र के खिसकाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मांग वक्र के खिसकाव की व्याख्या कीजिए, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो दिया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे। एंड गाइस इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए, इसको आपको तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। ठीक है, सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है, इन दोनों में आपको भेद करना है, इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपने देखा जो आपका दिया गया है राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। इसमें आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका स्टॉक व प्रवाह, ये कई बार पूछा गया है। उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए, ये क्वेश्चन भी। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर गाइस एक क्वेश्चन और नोट कर लेना है, लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आपका आज किया जाता है कि बाजार का अर्थ लिखिए, या फिर बाजार से क्या आशय है, या फिर बाजार की एक व्यवस्थित परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो जो बाजार का अर्थ है वो थोड़ा आपको लॉन्ग में वहाँ पर लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाजार का अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस देखिए आप आपके कौन से क्वेश्चन रह गए। अतलग उत्तरीय प्रश्न आपने देख लिए, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपने देख लिए। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन रह गए हैं जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं।
तो विस्तृत ये प्रश्न जो आपके रह गए हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।